हमें आप कल जो एग्जाम्पल दिए थे उन एग्जाम्पल को कोई डाउट तो बताने हैं तो बोलो। देखो वेज रेस में ना एक को फिक्स रख के तीनों को घुमाने वाला ज्यादा काम का है, वो अगर आप यूज लेते हो तो बहुत काम आ जाता है वो। अब इनमें से कोई एग्जाम्पल बताना है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जो एग्जाम्पल दिए थे उनमें अगर कोई डाउट है तो बोल दो जल्दी से। आंसर इसमें क्या है? कौन सा वाला? बेटा चुप हो जाओ। इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भैया देखो सुनो, ये कंपाउंड दिया था, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अगर अपन इस वाले की देखें तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे ही आपका टेस्ट बोर्ड पर तो बहुत इजीली आ जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करेंगे। 1 2 3 कैसे चल रहे हैं अपन क्लॉकवाइज। इस कार्बन का क्या आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ नंबर 4 आपका क्या है? देखो ये प्लेन में आ गया, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है? देखो इस तरह की पिक्चर है, क्या हो गया? बोलो जल्दी बोलो, क्या कह रहे हो आप? देखो ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं? इस 3 को तो फिक्स कर दो, बाकियों को आप घुमा दो। घुमा सकते हैं नहीं घुमा सकते? तो देखो इसको मैं यहां लिया, इसको मैं यहां लिया और इसको मैं यहां लिया, ऐसा कर सकता? कर दें? तो ऐसा अगर करते हैं तो देखो ये 3 तो इधर ही पड़ा है, फिर इसमें देखो क्या आ जाएगा। अब देखो क्या हो सकता है, हमने इसको घुमाया तो 1 चला गया यहां पर, ठीक है। 4 आ गया यहां पर, 2 आ गया यहां पर, 3 अपनी जगह पड़ा आ गया। अब हमें इसका देना है, तो ऐसे चलें। हम कैसे चल रहे हैं? हम चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा? आ गया इसका आर और इसका एस आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं, जैसे ये हमारा इस तरह से देखो, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, तो इसको इससे इंटरचेंज कर लो, इसको इससे इंटरचेंज कर लो। अरे बेटा टिक जाओ तुम। तो देखो यहां क्या होगा? 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो आप बताओ, आप चलो 1 2 कैसे चल रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा? ऐसा आ गया। ऐसे भी तो ऐसा आ रहा है, ऐसे भी दिखा रहा है, ऐसे तो आ रहा है। आगे क्या समझ में? और बोलो कौन सा बताओ। और कोई दिक्कत है तो बोल दो जल्दी से। देखो वेज रेस में ना एक को फिक्स करके तीनों को घुमाने वाला बंदा बहुत काम आता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है आपका इसके लिए। कोई देख लो अगर किसी में दिक्कत है तो। चले आगे। हमने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा? आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। अब अपन आगे चले, हेडिंग डालो डीएल कॉन्फ़िगरेशन।
डीएल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए भैया, देखो इट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, it is relative configuration in which configuration of other compounds, in which configuration of other compounds, configuration of other compounds are decided on the basis of standard configuration of glyceraldehyde. आगे देखो, it is applicable for carbohydrates and amino acids. And it is useful in standard Fisher projection. स्टैंडर्ड फीसर मैंने कल बताया था आप लोगों को। तो अब देखो बच्चों क्या है इसमें माजरा समझते हैं। देखिए सुनिए, हम कैसे क्या करेंगे समझो। ये फिशर प्रोजेक्शन है, तो फिशर प्रोजेक्शन में ये वाला जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, ठीक है। अच्छा, ये जो होगी ना, ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन होगी आपकी मेन कार्बन चेन, और यहां जो ग्रुप होगा है ना, ये होगा फर्स्ट कार्बन अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है ना। फर्स्ट कार्बन अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो फर्स्ट कार्बन आप जब नंबरिंग करोगे तो जो पहला आएगा उसको हमें यहाँ पर मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे सुनो, ये लिया बच्चों में, ठीक है। इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शन ग्रुप दिख रहा है? एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो सीनियर मोस्ट कौन है? एल्डिहाइड। तो नंबर 1 इसी को दोगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो मेन चेन ही सिलेक्ट होगी। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें देखिए, इसको अपन बोलते हैं बच्चों डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये वर्ड डी कब लगाएंगे? हम ये वर्ड डी तब लगाएंगे जब OH आपका राइट साइड हो, OH की साइड हो, ठीक है ना। यही अगर मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इसको अपोजिट कर दिया, ठीक है, स्टैंडर्ड वही है, कार्बन चेन आपकी। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, अगर अपोजिट चला गया तो इसको बोलेंगे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना। कब? जब OH क्या हो, लेफ्ट साइड में, है ना। अगर OH राइट साइड में हो तो D, और OH अगर लेफ्ट साइड में होगा तो L की तरह अपन इसको यूज ले लेंगे बच्चों, समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना, ये कैपिटल D कैपिटल L है ना, ये डेक्सो रोटेटरी लिवो रोटेटरी नहीं है, ये ध्यान रखना, है ना। डेक्सो रोटेटरी लिवो रोटेटरी स्मॉल डी स्मॉल एल से इंडिकेट किए जाते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो फटाफट।
ध्यान रखना ये जो वर्टिकल जो टॉप है ना वो आपका कौन सा होना चाहिए, सबसे फर्स्ट कार्बन अकॉर्डिंग टू आईपीसी, ठीक है ना बच्चों। नोट कर लिया। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है COH OH H और CS, हमें इस कंपाउंड का देना है फॉर एग्जांपल। सबसे पहले देखो कि जो स्टैंडर्ड फिक्सर पोजीशन उसके अकॉर्डिंग ठीक है क्या, सबसे ऊपर वाला कार्बन हमारा आईपीसी के अकॉर्डिंग नंबर 1 है, नंबर 1 ही होगा COH। अब हमें इससे कंपेयर करना है तो OH की साइड आना है, लेफ्ट साइड, ये डी वाई एल होगा, ठीक है हो गया। अच्छा मान लीजिए अगर मैंने इसको ऐसे दे रखा है, अब इसका ये तो हो गया इसका है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों बताओ, अब स्टैंडर्ड से कंपेयर हो ही नहीं रहा, तो पहले हमें उसको उसमें कन्वर्ट करना चाहिए, समझ पा रहे हैं? स्टैंडर्ड से कंपेयर ही नहीं हो रहा ना, यहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट जो फर्स्ट कार्बन है वो आना चाहिए। तो मैंने जो कल कॉन्सेप्ट सिखाया था उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, एक को फिक्स कर लो बाकी तीनों को घुमा दो, तो OH इस साइड आ रहा है ना, इसको तो ऐसे बड़ा रहने देते हैं, बाकी तीनों को क्या कर सकते हैं अपन, घुमा सकते हैं क्या, स्टैंडर्ड में चेंज हो जाएगा क्या वो, देखो कैसे सुनो, इसको मैंने लिखा फिक्स, बाकी तीनों को घुमा दिया तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ऐसा करके देखते क्या होता है, देखो OH COH CH2OH और ये H यहाँ आ गया, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया भाई साहब। अब देखो आप OH कौन सी साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डी बोल सकता हूँ, समझ आ गया, कंपैरिजन क्लियर है आपके, फटाफट नोट करो। अब देखो बच्चों सुनो, ये एक अमीनो एसिड है एलेनिन, है ना, तो अमीनो एसिड में OH की जगह NH2 मिलेगा आपको, अभी इतनी देर पहले क्या मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है NH2, तो OH अगर राइट साइड होता तो D लेते, अब OH की जगह NH2 राइट साइड है तो D ले लेंगे, NH2 आपका राइट साइड है, तो इसको क्या बोल देंगे, D बोल देंगे क्या, ठीक है। मान लो ये इस तरह से दिया होता सपोज, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ जो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरेबल है क्या, नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, हम कंपेयर कर सकते हैं, करने के लिए हमें पहले कुछ चेंज कर लेना चाहिए, तो चेंज कैसे कर सकते हैं, देखो इसको फिक्स रख लेते हैं, बाकी घुमाने, तो इसको यहां ले आऊं, इसको यहां ले आऊं और इसको यहां ले आऊं, तो ये H यही पड़ा है, COH यहां पहुंच गया, NH2 यहां आ गया
CH3 यहाँ पे आ गया, कौन सा हो जाएगा? एल हो जाएगा, क्योंकि NH2 किस साइड आ गया, तो ये हो जाएगा एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है क्या? एल समझ में आ गया? तो यहाँ हम जो भी दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ग्लिसरेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। OH राइट साइड तो D, OH लेफ्ट साइड तो L, है ना? या NH2 राइट साइड तो D और NH2 लेफ्ट साइड तो L, ऐसा कर रहे हैं। ठीक है सर? आगे लिखो, लिखो if compound contains more than one chiral carbon, if compound contains more than one chiral carbon, then configuration is decided, then configuration is decided by last chiral carbon, by last chiral carbon। क्या बोला मैंने? अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो कॉन्फ़िगरेशन कहां से डिसाइड करेंगे? लास्ट कायरल कार्बन से। देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास बच्चों ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में देखा जाए तो CHO मेन ग्रुप होगा क्योंकि बाकी का अल्कोहल है, तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये तो इसकी हमने IPC अकॉर्डिंग नंबरिंग कर ली। अब देखो ये कार्बन कायरल है, ग्रुप अलग है, ऊपर और बाकी अलग होंगे। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। ये कायरल है क्या? CH2 आ गया नहीं? तो लास्ट कायरल 5th नंबर वाला हुआ। अब इस 5th नंबर वाले कार्बन के अकॉर्डिंग अगर अपन चेक करें, इसमें OH की साइड आ रहा है राइट साइड और H किस आ रहा है लेफ्ट साइड, तो इसको मैं बोलूंगा D। ये हो जाएगा D ग्लूकोज। हो गया? ग्लूकोज है और ये D फॉर्म है। मेरे पास ये बच्चों, अब देखो अगेन अगर अपन नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, ये वाला कार्बन कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये नहीं है। लास्ट कायरल कार्बन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? बोलो बच्चों। हाँ जी, ये हो गया एल ग्लूकोज। आगे समझ में? तो फटाफट नोट कीजिए। हो गया सब?
हाँ भैया चलिए देखिए, नेक्स्ट बताओ। मेरे पास ये देखो बच्चों, ये कंपाउंड है, तो नंबरिंग यहां से करूंगा ना, क्योंकि कीटोन हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। इधर से करेंगे 2 3 4 5 6। ये कायरल नहीं है, ये कायरल है, ये कायरल है और ये कायरल है। तो कायरल लास्ट कायरल ये है। लास्ट कायरल कार्बन पे देखो वो किस साइड है, तो इसको बोलेंगे डी फ्रक्टोज। आगे क्या समझ में, जल्दी से नोट करो। ओके बच्चों, तो डी और एन समझ में आ गया, ये सिंपल है। ये तो आर एस भी सिंपल ही था और इंटरेस्टिंग भी था वो, है ना। चलो तो बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, ये हटा रहा हूं मैं, हटा दो। अब आप एक बार पहले हेडिंग, एक बार डेफिनेशन लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, फिर बात करते हैं अपन डी और एल की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखो, लिखो लिखिए आइसोमर्स हैविंग different stereochemical formula, different stereochemical formula and different behavior towards plain polarized light, towards plain polarized light are known as optical isomers, are known as optical isomers. आगे लिखो नेक्स्ट, optical activity of a compound, optical activity of a compound is determined by polarimeter, ये लिख लीजिए polarimeter। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय पोलरिमीटर, जैसे बैरोमीटर मैनोमीटर होता है वैसे पोलरिमीटर होता है। अभी पोलरिमीटर क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, बच्चों समझना है इसको। तो एडिंग डाल दो पोलरिमीटर, ठीक है। देखो समझो बच्चों, पोलरिमीटर में सबसे पहले अपन यहां पे ले रहे हैं, देखो ये हमारे पास है सोर्स ऑफ लाइट,
क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो सोर्स ऑफ लाइट है वो अपन ऐसा लेते हैं जो मोनोक्रोमेटिक हो। मोनोक्रोमेटिक का मतलब मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, यानी एक ही वेवलेंथ हो, एक ही कलर हो, सिंगल वेवलेंथ की लाइट लेते हैं। ठीक, यहां से जो लाइट एमिट होती है बच्चों, वो लाइट ऑल पॉसिबल प्लेन्स के अंदर ऑसिलेट करती है। ठीक है ना? इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल लाइट या जो सिंपल लाइट है। ठीक, अब इस नॉर्मल लाइट को हमने क्या किया बच्चों, एक प्रिज्म होती है जिसको नाम देते हैं निकोल प्रिज्म। प्रिज्म तो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें से पास करते हैं। तो प्रिज्म में एक खास बात क्या होती है कि ये सारे प्लेन को एब्जॉर्ब कर जाती है, सिर्फ एक प्लेन को रहने देता है। हाँ, जैसे ये एक प्लेन रह गया, ठीक है ना, बाकी सारे प्लेन इसने क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस लाइट को एक, देखो एक ट्यूब होती है सेपरेटस के अंदर ऐसे, तो बोलते हैं पोलरिमीटर ट्यूब, पोलरिमीटर ट्यूब बोलते हैं। तो जिस सब्सटेंस की हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, उस सब्सटेंस का सॉल्यूशन इसके अंदर अपन भर लेते हैं। मान लो ग्लूकोज की चेक करनी है, तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन इसमें भर दिया। फ्रक्टोज की करनी है, फ्रक्टोज का भर दिया, और इसमें से अपन ने इस लाइट को पास किया। ठीक है, लाइट को पास करने के बाद अब देखिए, अगर ये लाइट जैसे पहले थी वैसे की वैसी मिल गई आपको, कोई चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंपाउंड में इस लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना, कोई चेंज आया ही नहीं, तो इसको अपन बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो ऐसा हो सकता है कि जब हमने लाइट को पास किया है ना, तो हो सकता है उस कंपाउंड से इंटरेक्ट करने के बाद ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया इस एंगल थीटा से। ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया, या ऐसा भी हो सकता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, मैं ये समझो, ये मेरा मार्कर था, ये मार्कर जैसा पहले था वैसा वैसा पड़ा, या ये इधर चला गया या ये इधर आ गया, समझ आ गया? अगर इसने इधर या इधर मूव किया, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये वाली जो कंडीशन है ना बच्चों, ये ये ऑप्टिकली एक्टिव की कंडीशन है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो होता है डी या पॉजिटिव। ठीक है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। इसको एल या नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं, डी या पॉजिटिव, एल या नेगेटिव, है ना? आप चाहे डी लगाओ या पॉजिटिव लगाओ, एल लगाओ या नेगेटिव लगाओ। अब देखो ऐसा हो सकता है कि एक कंपाउंड इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो डिफरेंट बिहेवियर हो गया कि नहीं हो गया? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पोलरिमीटर समझ में आया क्या होता है? एक सोर्स होगा लाइट का जो मोनोक्रोमेटिक लाइट देगा, ये जो लाइट होती है वो सारे प्लेन में ऑसिलेट करती है। ठीक है, हमने इसको निकोल प्रिज्म में से पास किया तो सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं। अब इस लाइट को हमने क्या किया, पोलरिमीटर ट्यूब में से पास किया, तो पोलरिमीटर ट्यूब में क्या होता है, सॉल्यूशन भरा होता है आपके कंपाउंड में, जिस कंपाउंड का हमें फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, अब अगर इसमें इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, रोटेशन नहीं, जैसा पहले था वैसा वैसे मिला, तो ऑप्टिकली, और अगर चेंज हो गया आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली चेंज हो गया तो एक्टिव, और नहीं हुआ तो इनएक्टिव। क्लॉकवाइज आ रहा है तो डी या पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एल या नेगेटिव। क्लियर है? फटाफट नोट करो।
ओके भाई, क्या आपके हैं बच्चों प्लेन पोलराइज लाइट और सारा क्या ये किसी की बात है बताओ। ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना वो सारा इसके अंदर है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ लिक्विड, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कैरलिटी, रिटेंशन, ये सारा अपने को पढ़ना है। हाँ भैया, ये देखो यहाँ मिलेगा ये टेक्स्ट रोटेटरी लेबोरेटरी। मिल गया? हाँ भैया, चलिए अब आप लिखो भैया एंगल ऑफ रोटेशन, ये जो थीटा है ना, लिखो एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 लिखो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। फिर लिखो वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट, नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड, length of polarimeter tube, length of polarimeter tube, लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब के आगे लिखे ना, इसकी जो लेंथ लेंगे ना वो अपन लेंगे डेसीमीटर के अंदर, लेंगे डेसीमीटर में, लेंथ लेंगे ना डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर। फिर लिखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वो होता है बच्चों, कंसंट्रेशन लेंगे अपन ग्राम पर एमएल में, कंसंट्रेशन लेंगे ग्राम पर एमएल के अंदर। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है माजरा समझते हैं, हटा दो ये तो। देखो सुनो, ये जो थीटा है ना, ये कंसंट्रेशन सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा इंटरेक्शन होगा। वैसे देखो जो थीटा है वो जो लेंथ है उस पोलरिटी ट्यूब उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन दोनों अगर मैं एक साथ मिला दूं तो ये हो गया C इंटू L। यहां से देखो क्या आता है थीटा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट इंटू C इंटू L। यहां से अगर अपन इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा C बाई L। अब देखो बच्चों, ये जब आप थीटा डिफाइन कर रहे हो ना, बात समझ रहे हैं, इसका मीनिंग समझाता हूं। इस थीटा को आप डिफाइन कर रहे हो यूनिट कंसंट्रेशन और यूनिट लेंथ के लिए, यूनिट कंसंट्रेशन यूनिट लेंथ के लिए डिफाइन करेंगे। तो जैसे आप यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन करते हो उसको अपन स्पेसिफिक बोल देते हैं। जैसे देखो बच्चों, फिजिक्स में एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू ms dt।
तो एस क्या आता है आपका क्यू अपॉन एम dt करते हो ना, करते हो, मास को 1 लेते हो dt 1 करते हो तो क्यू है, इसको आप एस को क्या बोलते हो, स्पेसिफिक हीट। तो अब इस कांस्टेंट को मैं क्या बोल सकता हूं, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बोल सकता हूं ना, ये हीट है, हमने इसको यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन किया, स्पेसिफिक हीट बोला, तो इस एंगल को अगर मैं यूनिट कंसंट्रेशन और यूनिट लेंथ के लिए डिफाइन किया, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। तो ये जो कांस्टेंट है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। और कैसे लिखा मिलेगा, अल्फा, जैसे आपको यह मिलेगा लैम्डा और ये टी डिग्री सेल्सियस, लैम्डा मतलब जो वेवलेंथ आपने यूज की और टी डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, समझ में आया मामला, ये इसका सिंबल होता है और कुछ नहीं, दिमाग बैठी। अब देखो स्पेसिफिक चीज है ना कांस्टेंट होती है, जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो फिक्स है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज फिक्स नहीं होता, 10 इलेक्ट्रॉन मुझे 50 का वैल्यू फिक्स होगी ना, स्पेसिफिक एरिया फिक्स होगा, स्पेसिफिक लेंथ फिक्स होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि हमने स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया, हमने बोला वो इंटेंसिव हो जाता है, याद करो, अरे ये बताया था, तो मतलब वो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। हम ये तो चाहते हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड ना करे, तो पहले ये लिखो, फिर दिखाता हूं। देखो एंगल ऑफ रोटेशन तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है क्या। हाँ भैया, ये वर्ड स्पेसिफिक क्यों यूज लिया, समझ में आ गया। थीटा को जब अपन डिफाइन कर रहे हैं तो सी और एल दोनों की यूनिट देंगे, यूनिट कंसंट्रेशन और यूनिट लेंथ लेंगे। तो लिखिए बच्चों, लिखिए एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन which is obtained, angle of rotation which is obtained by a solution, by a solution having concentration 1 gram per ml, having concentration 1 gram per ml in 1 decimeter long polarimeter tube, in 1 decimeter long polarimeter tube is known as specific rotation या specific angle of rotation या rotation बोल सकते हो सिर्फ, ठीक है क्या, बात समझ में आती है। चलो सर अब लिखो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, लिखो 25 ग्राम कोलेस्ट्रॉल, 25 ग्राम कोलेस्ट्रॉल is dissolved to prepare 100 ml solution, 100 ml solution, and this solution is placed, and this solution is placed in 1 meter, sorry, in 25 centimeter, in 25 centimeter long polarimeter tube, 25 centimeter long polarimeter tube at a definite temperature, using definite wavelength. Then calculate
specific rotation if angle of rotation is 52 डिग्री। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, आपके सामने स्पेसिफिक रोटेशन का ये फॉर्मूला पड़ा, अपन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चों थीटा कितना गिवन है 52 डिग्री, कॉन्सेंट्रेशन होती है ग्राम पर एमएल, तो ग्राम कितने दे रखे 25, एमएल कितने दे रखे 25/100 कर दें, और लेंथ कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, लेनी किस में होती है डेसीमीटर में, तो 25 सेंटीमीटर है तो 2.5 होगी क्या। अब इसको सोल्व कर लो आंसर, ठीक है, जो भी आ रहा है सोल्व कर लीजिए। आ गया समझ में, इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह का बन सकता है आपके साथ, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, हेडिंग डालो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसमें नंबर 1 लिखो, by using polarimeter, अब देखो भैया पोलरीमीटर तो हमारे पास है नहीं, और एक एक कंपाउंड का बार बार पोलरीमीटर में रख के चेक करना भी मुश्किल है, ना तो हमारे पास है ना चेक कर सकते हैं। तो अब क्या ऐसा देखें कि हम आराम से पता कर सकते हैं बिना पोलरीमीटर, तो सेकंड लिखो, देखिए if a compound having optical activity then such compound do not have any plane of symmetry लिख लो POS and center of symmetry COS। नेक्स्ट लाइन में लिखो, such molecules are known as asymmetric molecule और chiral molecule। जाना ना, मैंने chiral molecule बोला, chiral कार्बन नहीं बोला। chiral molecule का मतलब भी क्या होता है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, जिसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। अब ये क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये पढ़ते हैं, ये पता लगेगा तभी तो आप कह पाएंगे ना। तो अब आप हेडिंग डालो सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री, हेडिंग डालो प्लेन ऑफ सिमेट्री POS लिखो, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, an imaginary plane by which if a molecule is divided into two parts and both parts are mirror image of each other, then compound has plane of symmetry.
अब देखो बच्चों अपन समझते हैं इसमें क्या मसला है, समझो। देखो बच्चों मेरे पास ये ए है, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से काटूं तो दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे, ओके। अब अगर मैं इन दोनों इक्वल पार्ट में से किसी एक पार्ट को ले लेता हूं और उसको मिरर के सामने रखता हूं, उसकी मिरर इमेज ये बनेगी, बनेगी। ये जो मिरर इमेज है वो दूसरे वाली जैसी है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमने क्या बोला, an imaginary plane by which if a molecule is divided into parts then each part of mirror image of each other, यानी इसकी मिरर इमेज जो बनी वो ये है, या इसकी बनेगी तो वही हो जाएगी। समझ में आ गया? जैसे देखो सुनो, मेरे पास मान लीजिए ये y है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मान लीजिए मेरे पास ये x है, तो यहां से कह सकते हो आप, यहां से कह सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मैं कहता हूं f, अब f में कोई ऐसा प्लेन है जिससे आप इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? कोई भी नहीं है। कैसे करके देख लो आप, ऐसे करके देखो तो भी नहीं आएगा, ऐसे करके देखोगे तो भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, पीओएस एब्सेंट, ठीक है ना। ये तो मैंने एकदम सिंपल सिंपल से एग्जांपल लिए, तो इनको नोट करो, फिर अपन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखते हैं। नोट करो फिर। हाँ भैया, ये तो सिंपल सी बात थी, इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ जो समझ में आने से। हटा दो इसको। अब अपन एग्जांपल लेते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को और चेक करते हैं कि उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास ये है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां से काटूं, देखो तो दोनों कार्बन पर पहले तो देखो सिमिलर ग्रुप है क्या, और सिमिलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है क्या, आमने सामने। देखो CH3 के सामने CH3 है, H के सामने OH के सामने OH, तो इसमें PS है, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन यही अगर मैंने ऐसा कर दिया, देखो अब ये इसमें PS नहीं है, क्यों नहीं है? देखो अगर आप काटोगे ना तो आमने सामने ग्रुप सिमिलर है ही नहीं, PS क्या है, एब्सेंट है, क्योंकि CH3 के सामने क्या आ रहा है, H आ रहा है, नहीं है ना। सिंपल सा, समझ में आ गया। चलो अब देखो बच्चे सुनो, ये मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां से काटूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? कैसे, इधर H के सामने H, CH3 के सामने CH3। अच्छा ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है ना, सिस फॉर्म है। इसको ऐसे भी दिखा मिल सकता है आपको, देखो कैसे, इस तरह से दे देगा आपको, CH3 CH3, दोनों एक साइड है तो दोनों को एक ही टाइप के बॉन्ड में दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा? एक ही टाइप के बॉन्ड में दिखाया कि नहीं दिखाया मैंने, ये बात सुनाई। तो इन दोनों में पीओएस है ना, एक ही तो बात है ये तो,
अच्छा अब देखो बच्चों सुनो, ये मेरे पास, ठीक है। अब बताओ इसमें पीएस है क्या? क्यों? देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको काटेंगे ना, एच के सामने क्या है? सी एस सी। अच्छा इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप, देखो ये सी एस सी इधर दिखाया और ये ऐसे दिखाया। अब बच्चा नहीं ऐसे, देखो सी एस सी के सामने सी एस सी आ तो गया, लेकिन एग्जैक्टली इन दोनों बॉन्ड का मीनिंग बहुत अलग है। इस सामने सी एस सी और इसके सामने नहीं, वो एग्जैक्टली पीछे की तरफ होगा। बेस और डेस का मीनिंग पता है क्या आपको? बताया था बच्चों। देखो एक मिनट आपको बताता हूँ वापस। प्लीज टिके रहो। ये देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ये वाला, दोनों जो ग्रीन वाली बॉल है वो क्या है? एक ही साइड है कि नहीं है? तो अगर मैं यहां से काटूंगा तो दोनों एक साइड आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें एक छोटा सा चेंज किया, क्या? अगर मैं इनको अपोजिट ले जाता हूं तो अब बताओ क्या हो जाएगा ये? अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ पाएगी ना। देखो क्यों, ये दोनों कहां है? अपोजिट है। आप यहां से काटेंगे तो ग्रीन के सामने कौन सी बॉल आ रही है? हरी की आ रही, इधर देखो, ग्रीन के सामने कौन सी आ रही है? राइट। देखो यहाँ पे देखो, अभी ये वाली कंडीशन है कि नहीं है? अगर आप देखो तो एक साइड इस साइड ग्रीन है, इस साइड ग्रीन है, तो अगर मैं यहां से इसको ऐसे काटूंगा तो आमने सामने से मेरे बोल तो नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। ये बात समझ में आ गया? बोलो। तो अगर रिंग सिस्टम में एडजेसेंट कार्बन पर सिमिलर ग्रुप अगर सिस फॉर्म में तो पीएस आ सकती है, और ट्रांस में तो पीएस नहीं आएगी। पक्का समझ में आएगा? फिर देखो जैसे मैंने ये लिया बच्चे, बताओ इसमें पीएस है कि नहीं है? रिंग सिस्टम में अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो सिमिलर ग्रुप सिस फॉर्म में तो आ जाएगी ना। तो इसमें पीएस है। अच्छा इसमें पीएस ध्यान में क्या थी, समझ में आ रही थी यार? अच्छा अब बताओ, अब बताओ इसमें पीएस है क्या? क्यों? हाँ, आमने सामने है ही नहीं। समझ में आ रहा है? बोलो। तो इसमें पीएस, आप इसको यहां से काटेंगे ना तो वेज और डे सामने सामने तो नहीं, ठीक है। अब देखो ये बताओ, बताओ इसमें पीएस है कि नहीं है क्या? है बच्चों? देखो अगर आप यहां से काटेंगे तो पीएस आ जाएगी। अगर आप इसको ऐसे काटेंगे ना, यहां से काटो, आगे नहीं आगे। अच्छा अगर आप ऐसे काटेंगे तो भी आ जाएगी। अब ये कैसे आ जाएगी वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना एक मिनट।
अब ये कितने की रिंग है? 4 मेंबर रिंग है। 4 मेंबर रिंग में ये दोनों क्लोरीन अपोजिट है। तो देखो मैंने इसको ऐसे ले लिया, ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्या ये दोनों क्लोरीन अपोजिट दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है? दिख रही है क्या? और सिस फॉर्म में भी दिख रही है। अच्छा, अगर मैं यहां से काटूंगा इसको, ऐसे काटूंगा, तो जो कट गया उसको भूल जाओ। यानी आपने इनको ऐसे काटा तो ये तो चले गए, ये कार्बन ये कार्बन, कार्बन चला गया तो इसका जो ग्रुप है वो भी चलेगी, आमने सामने सिमिलर ग्रुप आ गई। अच्छा, अगर मैंने ऐसे काटा तो ये कट गए तो देखो आमने सामने सिमिलर ग्रुप आ गई कि नहीं आ गई? अरे आगे बोलो, ये बात आपकी समझ में आई? पक्का? अब एग्जांपल नोट करो पहले, फिर आगे समझो। इसमें कितने पीओएस हैं? 2 पीओएस है ना, नोट करो पहले। बेटा बातें नहीं, पहला एग्जांपल हटा दूंगा, पहला दूसरा। बच्चों बातें मत करो। अब देखो बच्चे सुनो, हाँ जी बेनीवाल साहब, इसमें पीएस होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्यों? हाँ गिरीश, होगी। देखो अगर मैं इसको काटता हूं तो जो कट गया वो भूल जाओ, उसके बारे में रोना धोना नहीं है। बल्कि इसी सॉफ्टली ट्रांसफर कट गया ना, ये तो हमने सामने आ ही रहा। देखो सुनो, हमने क्या किया, इसको यहां से काटा, कटा नहीं कटा, देखो मैं आपको करके बताता हूं। अभी ये दोनों रिंग में एक ही साइड है कि नहीं है? देखो अब मैंने इस ग्रीन वाली बॉल को, देखो मैंने क्या कर दिया, अपोजिट ले जाके लगा दिया इसके ऊपर। लगा दिया नहीं? लगा दिया, लगा दिया। अब देखो अगर मैं यहां से काटता हूं इसको, ऐसे ऐसे काटूंगा, तो जब ऐसे काटूंगा तो ये और ये ग्रुप क्या आ जाएंगे? ये तो कट गया ना, तो ये और ये ग्रुप सिमिलर आगे कि नहीं आगे? तो इसमें पीओएस है, हाँ, लेकिन इसमें पीओएस एक है, एक ही है। अच्छा, अगर आप यहां से काटेंगे ना इस बार, तो आपने सामने सिमिलर ग्रुप, इसमें तो आ रहे थे, पीएस है तो सही, लेकिन इसमें एक है। कुछ बात समझ में आई? आगे पक्का? देखो अगर इवन नंबर की रिंग हो, इवन नंबर की रिंग हो, ठीक है, और डायगोनली अगर आपके ग्रुप रखे हुए, डायगोनली है कि नहीं? तो डायगोनली ग्रुप अगर सिस में रखे हो चाहे ट्रांस में रखे हो, पीएस दोनों कंडीशन में आएगी। और वैसे मजेदार बात है, अगर और किसी कार्बन में ग्रुप नहीं जुड़ा जिसमें डायगोनल कार्बन ही नहीं है, इनमें कार्बन ही नहीं है, आप तो कैसे देखो, इस कार्बन के इधर भी CH2 इधर भी CH2 कॉमन, और अगला जो होगा वो तो वैसे भी कैंसिल हो गया, कट जाएगा, कॉमन है कि नहीं है? समझ में आ गया क्या? फिर देखो मतलब पीएस है कि नहीं है?
क्या बोला था कि अगर आपकी रिंग सिस्टम में एडजेसेंट कार्बन पर दोनों कार्बन एक ही साइड जुड़े हुए आइदर सिस मतलब आइदर बेस बॉन्ड और आइदर डैश बॉन्ड तो होगा ना, इसमें पीएस है कि नहीं है? अब बताओ बच्चों, इसमें है कि नहीं है? बोलो है। अरे ये और ये एक ही बात है। आप इसको घुमा के ऐसे ले आओ, घुमाते घुमाते ये पिक्चर आती है 1 और 2 है ना, ये भी 1 और 2 है कि नहीं है? इसको मैं वापस ऐसे बना दूं, एक ही तो बात है। मैंने आपसे एक लाइन बोली थी अभी क्या, कि अगर आपकी रिंग सिस्टम है और रिंग सिस्टम में एडजेसेंट कार्बन पर अगर ग्रुप आइदर बेस बॉन्ड और आइदर दोनों डैश बॉन्ड करो तो पीएस पक्की होगी, है कि नहीं? तो है ना भाई साहब? अच्छा भाई बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलूं इसमें है कि नहीं है? यहां से काटो ना, पीएस प्रेजेंट है। अब इसमें है कि नहीं? अरे एक ही बात है ये, क्या नो? देखो 1 2 3 ये है, ये देखो 1 2 3 एक ही बात है ये दोनों, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। स्ट्रक्चर कैसे ना बना, कैसे बना लो आप वापिस? अरे इसको घुमाओगे, इसको घुमा दो ऐसे, ऐसे घुमाओगे तो ये 2 वाला इधर आ जाएगा और ये 3 इधर आ गया, 1 आ गया, है ना? अरे पीएस है दोनों में, दोनों आइडेंटिकल ही तो बनाई है मैंने। अच्छा अब बताओ क्यों नहीं है? हाँ बेस और डेस्क हो गया, आमने सामने तो आएंगे नहीं, तो इसमें पीएस क्या है? एब्सेंट। ठीक है क्या? इधर से बड़ा पीएस है कि नहीं है? क्या बोला था, रिंग सिस्टम में अगर एडजेसेंट कार्बन पर ग्रुप एक ही टाइप के बॉन्ड पर आइदर बेस और आइदर डेस तो पीएस होगी। तो पीएस है बच्चों इसमें, है कि नहीं है? अच्छा इसमें नहीं है ना? बताओ इसमें है कि नहीं है? कैसे पता लगा? यहां से तो ऐसा लग रहा है कि कैसे है, लेकिन आप एक काम करो, ये पोजीशन 1 और 3 है ना, तो 1 और 3 पोजीशन वैसे दिखा दो, 1 2 3 यहां से काटो, देखो तो है कि नहीं है बच्चों? अरे है, एक ही तो बात है। तो पीएस आ रही है ना, कौन मना कर रहा है इसमें? आ रही है एकदम अच्छे से, ठीक है। जी हो रहा है तो डाल दो क्या? अरे बेटा बातें मत कर,
आ गया, इसमें है कि नहीं है? मैंने अभी एक पॉइंट बताया था थोड़ी देर पहले, इवन नंबर की रिंग में, है ना, इवन नंबर की रिंग में अगर डायगोनली ग्रुप प्रेजेंट है तो इसमें है, आप ऐसे कटो ना, ये तो कट जाएंगे, कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे, तो पीएस है कि नहीं इसमें है, और अगर आप एक ऐसे काटते हो तो भी आ जाएगी, इसमें पीएस है। अच्छा, बोलो है कि नहीं है? है मतलब पीएस है कि नहीं ये पता करना, अब एक दो अलग बनता है तो सही ना? समझ में आ रहा है? सिंपल है, ठीक है। ये मैं बेंजीन का मॉलिक्यूल है मेरे पास, इस बेंजीन के मॉलिक्यूल में कितनी पीओएस है ये बताना आपको। नंबर ऑफ पीओएस इन बेंजीन मॉलिक्यूल, कितनी बोलो दीजिए? 7 है। आगे हो गए, बता रहा था क्या? देखो भैया कैसे सुनो, सबसे पहले अगर मैं यहां से चलूं, एक तो ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, 3 तो ये दिख रही। अब मैं बाकी अलग डायग्राम में बनाता हूँ, बड़ा चुप हो जाओ, अलग डायग्राम में देखो सुनो, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं और ऐसे ले सकते हैं, तो 3 यहां बताइए, 3 यहां बताइए। अब एक कौन सी आ रही है वो अपन समझते हैं। देखो, एक जो होगी वो स्लाइस वाली होगी, स्लाइस वाली कैसे होगी वो समझाता हूं आप लोगों को, समझ लो। देखो अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है ना तो मान के चल लो स्लाइस वाली हमेशा आएगी। दुनिया का कोई सा भी प्लेनर मॉलिक्यूल है अगर उसमें प्लेनर है तो स्लाइस वाली कंफर्म आएगी। ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है बच्चों आपके सामने, ये देखो है। अब इस बेंजीन के मॉलिक्यूल को अगर आप ऐसे स्लाइस से काटेंगे, ऐसे काटेंगे, आप ऐसे काटेंगे तो ये बॉन्ड ऊपर रहा, ये बॉन्ड नीचे रहा, इधर इस तरह से ये बॉन्ड ऊपर रहा, ये नीचे रहा, ये ऊपर और नीचे रहा, बाकी सारा कट गया, कट गया नहीं कट गया, ये बॉल कट गई, ये कट गई, ये कट गई, सारा कट जाएगा ना? अरे कट गया नहीं कट गया, तो ऊपर और नीचे क्या आ रहा है? देखो बॉन्ड आ रहे हैं, ये बॉन्ड नहीं कटेंगे, अरे बॉन्ड नहीं कटेगा ना। देखो मैं आपको 1 मिनट अलग करके दिखाता हूँ आपको। जैसे देखो बच्चों ये बॉन्ड है, अब अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो ऊपर और बॉन्ड, नीचे क्या रहेगा? बॉन्ड तो रह जाएगा नहीं रह जाएगा? रह जाएगा ना। समझ में आया? तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि जब भी प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें स्लाइस वाली एक कटिंग आएगी आएगी, जो भी प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो 3 ये आई, 3 ये आई और एक कौन सी आई? मॉलिक्यूलर प्लेन में आएगी स्लाइस वाली। स्लाइस वाली कब आएगी? जब मॉलिक्यूल क्या हो? प्लेनर हो। अरे समझ में आया क्या? तो टोटल कितनी होगी? टोटल पीएस होगी
7 होगी क्या? भैया बातें नहीं। ये कंपाउंड है, हमें इनमें पीएच निकालनी है। पहले बताओ ये प्लेनर है कि नहीं है? प्लेनर मॉलिक्यूल है क्या? कैसे पता लगा? डबल बॉन्ड है क्या? sp2 है तो प्लेनर है, तो स्लाइस सॉलिड होगी, मतलब पीएच तो कंफर्म आएगी। अब कितनी आएगी वो काउंट करनी है हमें। इसमें कितनी पीएच आ रही है? चलिए हाँ, पांच आ गई तो सही है। क्या है? देखोगे इसमें क्या कौन सी आएगी? एक तो ये आएगी, ये और ये बच्चों सुन लो, इधर सुन लो, बातें हो गई बहुत। एक ये आ जाएगी, अच्छे से दिख नहीं, ऊपर और नीचे और ऊपर नीचे। और एक कौन सी आएगी? स्लाइस वाली आएगी। आएगी नहीं आएगी? अरे चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूं ना। ये देखो, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, ऐसा ही था, ऐसा ही है बच्चों। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने इसको ऐसे काटा, तो ये और ये बोल आमने सामने आ रही, ये कैसे आ रही है? और हमारा नहीं आ रहा। तो एक तो ऐसे काटा, फिर एक मैंने ऐसे काटा, ये जो। अब देखो, एक मैं इसे स्लाइस से काटूंगा, स्लाइस से काटूंगा तो ये तो एटम तो सारे कट जाएंगे। पाई बॉन्ड का ऊपर वाला क्राउन और पाई बॉन्ड का, तो ये आमने सामने आगे ही आ गया। अरे जब आप लोगों ने पाई बॉन्ड बनाया था, वैसा कुछ बनाया था क्या? याद करो, आप ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे, सिग्मा के एक ऊपर और सिग्मा के एक नीचे। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके एक ऊपर और एक नीचे, एक नहीं है। तो जब आप इसको ऐसे काटेंगे स्लाइस से, तो स्लाइस से कटेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, सोचो, कट जाएगा तो ये क्या होगा? ऊपर और नीचे आ गया। तो क्या आता है, खाते हैं ना आप लोग? हाँ, तो उसमें क्या होता है, बीच में से काटो तो ऊपर और नीचे क्या रहेंगे? सिमिलर ग्रुप रहेंगे। आ गया समझ में? तो जब भी, ठीक है, जब भी स्लाइस वाली कटिंग करेंगे, प्लेनर होगा तो स्लाइस वाला कंफर्म आएगा। इसमें कितने आए? 3। चलो इसमें बताओ, इसमें 2 ही आएंगे ना। एक तो देखो ऐसे काटो, प्लेनर है ना, तो एक स्लाइस वाला आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे आ जाएगा। देखो, अगर आप इसमें क्या करते हो, मान लीजिए, बेटा बातें मत करो, चुप हो जाओ भैया, चुप हो जाओ। ये देखो मेरे पास ही है, ये दोनों ग्रुप अलग ही अलग हो गए, मतलब ये जीआई दिखाएगा। अब देखो, अगर मैं इसको काटूंगा तो एक तो इस प्लेन से काटेंगे, तो ग्रीन के सामने ग्रीन और व्हाइट के सामने व्हाइट।
और एक अगर मैं ऐसे काटूंगा तो ये तो कट जाएंगे, तो एक ये इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो कितने आ गए? 2 आ गई। अगले वाले बताओ, एक आएगी, क्यों? बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें 1 ही आएगी स्लाइस, एक आएगी ना। जब भी प्लेनर मॉलिक्यूल होगा ना, जब भी प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो एक ही आएगी। चलो बताओ BF3 के मॉलिक्यूल में कितने पीओएस है बताओ? BF3 के मॉलिक्यूल में कितनी पीओएस है? बताओ भाई बताओ। वेरी गुड वेदांत सोलंकी, क्या बात है, बता रहे बच्चे नाम से क्या होगी? हाँ वही बोला था लगेगा तेरे को। देखो बच्चों ये BF3 है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां से काटूं, ये दोनों फ्लोरीन आमने सामने आ जाएगी, तो ये दोनों 120 पे, अगर आप यहां से काटो तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है, और ऐसे काटो तो ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, आ जाएंगे ना? अरे आएंगे बच्चों, एक मिनट को मैं आपको बताता हूँ। अरे चुप हो जाओ। ये देखो ये BF3 का मॉलिक्यूल है? अब इस BF3 के मॉलिक्यूल को अगर ऐसे यहां से काटा तो ये आमने सामने आ जाएगा, यहां से काटोगे तो ये दोनों बोल आमने सामने आ जाएगी, यहां से काटोगे तो ये दोनों आमने सामने। कितनी हो गई? 3 तो ये हो गया। मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है ना, तो कितनी हो गई? 4 हो गई। मैंने कहा बोला जब भी प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो आपको स्लाइस के बारे में तो सोचना ही चाहिए। लॉस बना दो, वाटर के मॉलिक्यूल में कितनी होगी? वाटर का मॉलिक्यूल भी तो प्लेनर होता है। कौन बोला? मुझे बोला रुक जाना तो क्लास के बाद। इतना ढंग से बोला है कि जब 3 एटम है तो दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो ही नहीं सकता। 3 एटम में तो कैसे होगा? बताया था ना ऐसा करके, देखो ये और ये कैसे होगा? बॉन्ड बनेगा तो कैसे होगा? ये 3 एटम हमेशा एक नॉन प्लेनर हो ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। अब देखो कैसे करोगे? यहां से कर देंगे, है ना? एक तो ये आ गई, एक कौन सी जोड़ दो आप धीरे से? स्लाइस वाली, स्लाइस वाली होगी बच्चों। आप जानते हो क्या स्लाइस? हाँ स्लाइस जानते हैं, लेकिन स्लाइस वाली कटिंग नहीं जानते। स्लाइस हम खूब गटकाते हैं। देखो बच्चों चुप हो जाओ, बातें नहीं। ये देखो बच्चों ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अरे भाई साहब चुप हो जाओ, है कि नहीं है? तो अब देखो आपने एक तो इसको ऐसे काटा, बीच में से काटा दिया गया, एक आपने ऐसे स्लाइस काटा, ऐसे स्लाइस, तो लोन पेयर और लोन पेयर आमने सामने आ जाएंगे, बाकी सारे उड़ डाल देंगे। ठीक है चलो बाकी मंडे को करते हैं।